प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. जितना अभी तक हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा, रचना जी मुनके में दोनों लोगों का तैयार पूरा, जितना अभी तक पढ़ा कह सकते हैं। ठीक, अब प्रैक्टिकली जैसे क्वेश्चंस जैसे एपिग्लॉटिस पे आ गया कि उसका भ्रामरी से कनेक्शन बताना है, तो वो चीजें थोड़ी सी उनको और अच्छे से समझना है, रिवाइज करना। हम जितनी चीज़ें बता रहे हैं उसमें बराबर योग को कनेक्ट करते जा रहे हैं, हमने कोई चीज़ ऐसे नहीं करनी। अब केवल इतना ध्यान रखना है कि केवल कुछ चीज़ों को कॉमन लेकर चलेंगे। जैसे मान लो नर्वस सिस्टम है, ठीक, या कोई भी सिस्टम है, यदि वहाँ की कोई मसल्स है, वहाँ से रिलेटेड ग्लैंड्स हैं, बोन्स हैं, या अदर उसमें कोई टिश्यूज़ है, इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यदि ये चारों चीज़ें हमारे माइंड में हैं कि सिस्टम कौन सा है, कोई भी नाम दिया है, वो हमारे किस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, किस ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है, किस मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, और किस हमारे ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, इतनी चीज़ें यदि आपने ध्यान से पढ़ी, जो कि हम लगातार बता रहे हैं, तो समझना कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो सब में पॉजिटिव जाएगा यदि लैकिंग में है, और कोई चीज़ न्यूट्रल में है तो सब में हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाएगा, और लैकिंग में है और हम कोई योग करेंगे तो बूस्टअप कर देगा। ठीक, लैकिंग में है, कुछ योग को कनेक्ट करेंगे तो वो बूस्टअप कर देगा, और यदि हम योग नहीं कर रहे हैं और वो एक्सेस हो रहा है तो फिर वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक, इतनी कनेक्टिविटी यदि आपने कॉमन सेंस से अपनी डेवलप कर ली एक साथ, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको अलग अलग कर देते जाके। ठीक, तो और उसके बावजूद भी जो अभी ये सब कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ फिर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं उनको आप निकाल के अलग रख लो। ठीक, अभी और भी एक दो मीता मैम के भी क्वेश्चन पढ़े, आपके भी रचना जी पढ़े। अब हम आराम से, हमने वैसे भी स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर दी है, कल हम सबके लगभग जवाब दे देंगे। सब लोगों का काम है, जितना हम करवा रहे हैं उसके बावजूद भी कहीं लगता है कुछ एक नाम भी एक्सेस हमें दिख रहा है और उसको हम प्रॉपर नहीं कनेक्ट कर पाए या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको अलग करके रख लेंगे। ठीक, और कल सब लोग भेज देना, तो कल हम शाम तक सबको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, चलो अब एक बात हमें केवल जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और एक्सोक्राइन सिस्टम है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो बताएंगे मोनिका मैम। अपर्णा मैम कहाँ है, घर पे बाहर? शुरू करें। वो तो अभी घर पे, लेकिन मम्मी को अभी डॉक्टर के लेके जाना था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मोनिका मैम बोलिए। मैम, एंडोक्राइन सिस्टम में ही हमारे दो सिस्टम है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, और जो अपने हार्मोन्स हैं वो सीधा ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और ब्लड के द्वारा वो निर्धारित अंगों पे कार्य करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं और जो पर्टिकुलर एरिया में ही ओपन होती हैं, जहाँ पे जाके वो अपने एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। तो एक तो डिफरेंस हमने ये देखा कि एंडोक्राइन में वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और एक्सोक्राइन में वो एंजाइम सिक्रीशन होता है। ये वन वे आंसर है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का। ठीक है, हाँ आगे कनेक्ट करेंगे। हमने कहा ये वन वे आंसर है, जैसे होता है ना किसी चीज़ का, हमने कहा आपका नाम क्या है, तो आप सिर्फ अपना नाम बताएंगे, तो वैसे ही ये जो दो डिफरेंसेस हैं, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या, वो हार्मोन्स के लिए, वो एंजाइम्स के लिए। और एक बात और बोली थी इसी में कि जब हम सपोज करके हमने प्राणायाम किया या शशांक आसन किया या हमने कोई भी आसन किया, जो भी कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर वे में, तो जब हमने आसन किया तो यदि मेरा हार्मोन्स ठीक सिक्रेट हो रहा है तो इसका मतलब
एंजाइम्स भी सही सीक्रेट होंगे। दोनों पैरेलल काम करते हैं। ठीक, कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो जल्दी में लोगों को लगता है अच्छा हार्मोन्स, तो वो उन्होंने सुन रखा है ना कि हार्मोन्स सही काम करते, तो उन्हें अब एंजाइम, जब प्राणायाम से हमारे ग्लैंड्स नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में जितने फंक्शन हैं, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन ग्लैंड या जो कुछ भी कहीं से भी किसी का सिक्रेशन होगा तो सब नॉर्मल होगा, सब पॉजिटिव मैनर में हो। तो जितना हमारे प्राणायाम से या योग की प्रैक्टिसेस से प्राणायाम जितना हमारा हमें बेनिफिट दे रहा है, सपोज करके हम जल नीति कर रहे हैं तो जल नीति भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम कर रहा है। ठीक है, तो जल नीति का भी प्रभाव क्या होगा, वो भी हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, ठीक ढंग से सिक्रेट करेगा और वो हमारे एंजाइम्स को ठीक करेगा। ठीक, क्योंकि योग हमारा क्या पढ़ते हैं, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब योग में जो कुछ भी करेंगे वो हमारे बॉडी माइंड सोल तीनों पर काम कर रहा है। ठीक, चलिए अब रचना जी आप बोलिए, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जितने हमारे एंजाइम सिक्रेशन वाले जितने पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके नाम बोलिए। मैम सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेटिंग वाली, एंड लिवर भी इसी में काउंट होगा, पेनक्रियास भी काउंट होगा, एक याद नहीं आ रहा मैम, एक और है याद नहीं आ रहा, ये वगैरह जो वैक्स है। ठीक, वो गया। चलिए अब आते हैं एक बार मोनिका मैम, ऊपर से जो हमारे हाइपोथैलेमस पिनियल पिट्यूटरी, तीन का आप बोलिए और उसके नीचे का रचना जी आप बोलिए, इनका जो सिक्रेशन होने से क्या चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड को देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये हमारे कोरिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको रिलीज करेगा, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, यहाँ से रिलीज होगा, और ये जब रिलीज कर देगा तो ये इसका निर्देश पिट्यूटरी पे जाएगा। फिर हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करेगा, जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को मेंटेन करता है, सर्केडियन रिदम जिसको हम कहते हैं उसको मेंटेन करेगा। फिर हम पिट्यूटरी पे आएंगे तो जो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किए थे वो अब यहाँ से रिलीज होंगे, वो उनको निर्देश मिल चुका है, अब वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो हमारे वो ग्रोथ हार्मोन गोनाडोट्रोपिन है, जिसके आगे हमारा FSH और LH रिलीज हो जाएगा। डोपामाइन यहाँ से सिक्रीट होगा पिट्यूटरी से, और हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर हमारा आगे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर हमारा पीछे वाला पोर्शन है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन है ये आगे वाले पोर्शन से रिलीज होंगे, और यहाँ पे रिलीज होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी। और जो हमारा पोस्टीरियर वाला है वहां से हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और ADH। ये क्वेश्चन आ चुका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, चलिए कंप्लीट बोलिए रचना जी, आगे कंप्लीट करिए। मैम यहाँ जो विशुद्धि चक्र है वहाँ थायराइड ग्लैंड्स है, और वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का काम करती है, और जो पैराथायराइड है वो कैल्शियम का मीन्स कहें कि रेगुलेट करना प्रॉपर उसका डाइजेशन वो देखती है। फिर उससे नीचे आए तो थाइमस है, ये इम्यूनिटी सिस्टम से लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट होगी, तो ये इसको बोलेंगे जितनी हमारी ब्लड सेल्स हैं वो इसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है। सारी ब्लड सेल्स इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इससे नीचे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे तो वहाँ पेनक्रियास जो इंसुलिन का करते हैं और ये ब्लड शुगर को मैनेज करती है। तो इसका अगर इरेगुलेशन होगा तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होने की पूरी संभावना। टाइप 1 डायबिटीज किनको होती है? टाइप 1 मैम एक तो वो जो मीन्स पूरा जनरेशन में चली जाती है, लाइक मदर से जो बेबी को बर्थ के समय ही चली जाती है, तो ये टाइप 1 में ही काउंट होगा।
ये टाइप 1 है और इसके ठीक होने के चांसेस बहुत अधिक है। और ठीक है। टाइप 2 रेयर है और इसमें मीन्स सीक्रेट इसमें प्रोड्यूस ही नहीं होती है शुगर, तो इसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, थ्रू इंजेक्शन लेना होता है। नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर स्टार्टिंग में लोगों ने इसको थोड़ा सा समझ लिया तो फिर कंट्रोल भी किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो अगर बनना बंद भी हो जाए तो भी उसको दोबारा से बन जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे वो काम नहीं करता। लेकिन अभी क्या है कि लोग इतने जागरूक नहीं हैं, तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ बनती नहीं है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, अभी एक दिन हमने शायद आपको बोला था, जैसे मान लो कि अभी हमारी उंगली कट गई है बाई चांस, या कुछ हम जल गए हैं, या कोई एक्सीडेंटल किसी के साथ कोई केस हो गया है, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी ये चीज़ बस एक दिन में ही ठीक हो जाए या अभी ठीक हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है। ठीक, तो जब ये जो फीलिंग है, ये इसका मतलब है कि जितना हम सोच रहे हैं कि हमारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो हमारी बॉडी है ये हमसे भी फास्ट हील होना चाहती है। और ये सारे ऑप्शन इतना फास्ट, जैसे ही पता है कि कोई एक्सीडेंट किसी का होता है, सारे या कोई व्यक्ति जल जाता है, उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पर आता है। कभी माइंड किया है, जब कभी चोट लगती है उस टाइम पे आपको उस चोट लगने के पहले आप क्या क्या याद करते हैं? टेस्ट भी देना है, बच्चों के बारे में भी सोचना है, घर का काम भी करना है, 10 जगह एनर्जी डाइवर्ट होती है। और यदि आप जल गए हैं, 2 ऑयल की बूंदें गर्म आपके हाथ पर आ गई हैं, आप देखेंगे उस टाइम पे क्या होता है, पूरी एनर्जी एक जगह होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा जो फोकस है, जिस समय हमारी कोई चोट लगती है, कुछ हमें नीड होती है, तो हमारी पूरी बॉडी, सारी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो सब एक जगह पर आता है। एक जगह पर आने का मीन्स हुआ कि वो हील करने के लिए आते हैं, कि यहाँ समस्या है तो इसको हील करना है। इसी को हम लोग एक माइंडफुलनेस थेरेपी में भी यूज़ करते हैं कि कितना भी आपका कोई पार्ट, कैंसर जैसी चीज़ों पर ये काम कितने लंबे समय से चल रहा है, कुछ भी हो, जो हम लोगों का प्राणिक हीलिंग है वो भी इसी में लिया जाता है। कि मान लो आपको कुछ भी समस्या हुई है कहीं पर भी, बिल्कुल लीवर बेकार हो गया है, नहीं काम कर रहा है, हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, लंग्स इतना डैमेज है 30% काम कर रहे हैं, यदि आप पूरे ध्यान के साथ जिस अंग को, ऑर्गन को बहुत पैम्परिंग कर देते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराते समय देती, अच्छी वाली माँ, उन वाली को नहीं जो मोबाइल चला रही बातें कर रही, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, एक होता है ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो बैठते हैं मदर, उनकी बात कर रहे हैं। उस तरह से यदि आप अपने किसी ऑर्गन को केवल 3 मंथ्स हीलिंग कर दीजिए प्रेम से, कि हमको इतने दिन से सुरक्षित रखा है, अब आगे आप भी सुरक्षित रखोगे, और हमने शायद आपका ध्यान नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, इस भाव से केवल पैम्परिंग दे दो, वो ऑर्गन अपने आप हील हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक, इतना हमारा जो पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, ये इतना प्रॉपर वे में, बस इसको हाइपोथैलेमस को क्लियर करना होता है कि क्या चाहिए, बस वहाँ से हमने एक सिग्नल दिया है, वही चीज़ें सही हो जाएंगी। कोई भी रिलेशन लग रहा है बहुत बिगड़ा है, अब कुछ सुधरने के चांस नहीं है, एक बार हाइपोथैलेमस को इतना सिग्नल दे दो कि यदि कुछ ऐसे रिलेशन है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो फिर उनसे इतना क्लियर कर लो कि अब हम इस रिश्ते को इतना तो बना ही दो कि जीवन मेरा सही से गुजर जाए। एक क्लियरिटी होती है ना, जैसे एक होता है कि अब हमें लगता है कि हमें नहीं चलाना है, वो एक अलग बात हुई। एक कुछ समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि क्योंकि हमें इतना पता है 95% तक की चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बस 5% में वो ईश्वर प्रदत्त चली जाती है। ठीक है, तो अगर हमें लगता है कोई चीज़ मेरी बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम जब इसके बियॉन्ड जाएंगे नहीं, यही रहना, तो हाइपोथैलेमस को बस एक सिग्नल दो सही सही कि हम इस रिश्ते को ठीक करेंगे और हमें अब सहयोग कर दो। आप देखेंगे उस रिश्ते में अपने आप सुधार आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये है हमारी जो पैम्परिंग होती है, ये ऑर्गन्स की एक पैम्परिंग, एक हीलिंग होती है। एक आपने अब जब ये सब कर लेंगे, होपोनो एक थेरेपी आई है,
वो सब क्या है, वो सब इसी पर काम करती है पूरा, कि केवल अपना हमें कहीं कुछ ठीक करना। माइंडफुल ब्रीदिंग में भी यही चलता है, जो हमारा अंग ऑर्गन काम ना कर रहा हो, सिस्टम खराब हो गया हो, कुछ भी चीज़ें हों, केवल आंख बंद की, पूरी एनर्जी वहीं लगा दी कि बस, और प्रेम के साथ सिनेमा देखा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक मिनट हेमलता मैम माइक म्यूट करेंगे, हेमलता मैम माइक म्यूट करेंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे, जैसे कहीं सिक्रेशन नहीं हो रहा, तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे इंसुलिन का, सिक्रेट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप किसी के बारे में कुछ रखना अपने अंदर छोड़ देंगे, ठीक, अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिनके जिनके पेट में जल्दी जल्दी अल्सर हो जाते हैं, वो किसके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा द्वेष रखते हैं, जेलसी रखते हैं दूसरों से, या घृणा का भाव रखते हैं। तो जैसे मान लो जलन हो रही है, हमें आपसे जलन हो रही है, तो कंज्यूम कहाँ करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन कर लेंगे जाकर, ठीक। तो ये क्या है, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हमें अपने आप को ठीक करना है, तो क्योंकि हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम कर पाए ना कर पाए, जहाँ लेट जाएं सोने से पहले 10-5 मिनट अपने ऑर्गन की हीलिंग करें, वो चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी, ठीक। चलिए अब आगे ये हम लोग ने देख लिया। हाँ, रचना जी के 2 पॉइंट रह गए थे नीचे के। मैम एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से एड्रिनलिन एंड कार्टिसोल, और ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद जो हमारी गॉनेड्स है लास्ट में, वो फीमेल के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए हमने कुछ 7 हार्मोन्स बोले थे, 2 नेगेटिव हार्मोन्स हैं और 7 हमारे साइकोलॉजिकल पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? मैम मुझे 4 पॉजिटिव तो याद है, वो जो लंबे समय से जो है एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन एंड कार्टिसोल एंड एड्रेनालिन नेगेटिव है। कल जो आपने नए बताए वो अभी मुझे लर्निंग है। चलो एक बार हम लोग को जो 4 हार्मोन हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं, वो कौन कौन से थे? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा एंडोर्फिन, पेन किलर का काम करता है, जिस जगह पर आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे वहीं की हीलिंग हो जाएगी, एंडोर्फिन काम करता है पेन किलर का, ठीक। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, जब हम किसी को हार्ट टचिंग फीलिंग देते हैं तब वो सिक्रेट होता है। डोपामिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है, जब हम सहज फील करते हैं तो अच्छी नींद आती है। सेरोटोनिन क्या है? रेस्टिंग मोड में ले जाने वाला हार्मोन, जो नींद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आराम के लिए भी। सेरोटोनिन का 95% सिक्रेशन कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक। इसीलिए जो लोग अधिक भोजन करते हैं उनका सारी एनर्जी सेरोटोनिन की भोजन को पचाने में लग जाती है, इसलिए उनका दिमाग विकसित नहीं होता है, ठीक। आपने देखा होगा जो लोग बहुत भोजन करते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं शरीर का, उनका माइंड का जो स्तर है वो कम होता है, कम काम करता है, ठीक। फिर हमने 5वां हार्मोन बोला था 5th नंबर का, मेलाटोनिन। वो हमारे पूरे किसके लिए, वो इधर भी आता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी आता है और साइकोलॉजी में भी आता है, क्योंकि मेलाटोनिन क्या कर रहा है कि बच्चों में प्यूबर्टी के जो सिम्टम हैं उनको आने से रोकता है। तो आप सोचो कितना बड़ा काम कर रहा है कि यदि वो अपने वर्किंग में है तो बच्चों के अंदर बचपन जीवित रहेगा, और वो अगर 8 साल की अवस्था में ही उसको डैमेज कर दिया जाए तो जो सिम्टम 18 साल 20 साल के बच्चों में आएंगे वो 8 साल में ही आ जाएंगे, ठीक। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? जितना हम, जो हमारे बच्चों के लिए ना देखने वाली चीज़ें हैं या जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है उनसे उन्हें बचा कर रखें। और दूसरा ये है, एक बचाने का तरीका है और एक उनके अंदर इस हार्मोन को बहुत स्ट्रांगली आगे तक मैनेज कर लिया जाए, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम और गायत्री मंत्र, 3 चीज़ें हैं, ठीक। तो ये हो गया, तो ये साइकोलॉजिकल हार्मोन में आएगा। फिर हमने बोला था एपिनेफ्रिन हार्मोन, जो एड्रिनल से ही निकल रहा है। फिर एक था इसी में गाबा, GABA, गाबा बोला था। ये सब पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। और जो हमारा नेगेटिव हार्मोन है कॉर्टिसोल है और एड्रेनालिन हार्मोन है। चलिए अब हम लोग देख, तो ये हमारे क्या हो गए, हाँ बोलेंगे कृष्ण?
मैम पीनियल के लिए आपने बोला एक तरफ तो ये मेलाटोनिन, एक तरफ बच्चों के लिए, और एक आप ये भी बोलते हैं कि एक टाइम के बाद मींस लाइक टीन एज के बाद ये वर्किंग में नहीं रहता, रिसर्च में ये भी पता लगा, तो फिर वो लाइफ टाइम कैसे नींद के लिए लाइफ टाइम नहीं बचाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे टीन एज के बाद वो डिक्रीज होने शुरू हो जाता है, तो इस केवल इसका जो मेलाटोनिन को दो चीज जगह काम करता है। एक उसका काम है जो एक टीन एज तक काम करेगा, वो जो हमारे प्यूबर्टी के सिम्टम को कंट्रोल में लेता है। दूसरा उसका काम जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है वो है नींद वाला, ठीक है। तो जो उसका प्यूबर्टी वाला है वो यहाँ पर रुक जाएगा। तो कहा जाता है कि यदि हम मेलाटोनिन, जितने जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो ये बात करते हैं कि यदि हम बच्चों को 8 साल के बच्चों में सूर्य नमस्कार की हैबिट डाल दें सही तरीके से 12 राउंड्स में और नाड़ी शोधन प्राणायाम की, तो ये क्या करेगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सिक्रेट करेगा मेलाटोनिन हार्मोन कि प्यूबर्टी के सिम्टम की, जैसे कुछ बच्चों को आपने कभी देखा होगा कि कुछ भी चीज़ दिखाओ वो खेलने के सामान को चूज़ करेंगे और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और कुछ को आप देखना, बच्चे छोटे हैं वो खेलने के खाने के सामान में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो कहाँ कौन सी चीज़ें रखी हैं जो उसमें ध्यान से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जिनका हेल्दी स्ट्रॉन्गली जो मेलाटोनिन सीक्रेट हो रहा है तो उसका मन नहीं कर रहा है उधर जाने का। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोगों को अगर कहा जाए कि चलो बहुत देर मूवी देख लो तो नहीं देख पाएंगे, और मूवी भी अगर बहुत अच्छी है तो देख भी लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग ये बना कर नहीं चल सकते कि हर दिन हम मूवी देख सकते हैं या संडे को, क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारी प्रकृति नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही वो जो प्यूबर्टी वाले जो सिम्टम को यदि पहले से मेलाटोनिन स्ट्रॉन्ग सीक्रेट हो रहा है तो ऐसे बच्चे को आप रखेंगे भी ऐसी जगह पर, दिखाएंगे भी तो वो जल्दी से बच्चों वाली चीज़ें चुन लेगा, वो चीज़ें नहीं लेगा वो वहाँ पर, ठीक। क्यों नहीं लेगा, जैसे आपको जब अंदर वो चीज़ लेने की क्षमता ही नहीं है तो जो लेने की क्षमता है आप उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेलाटोनिन, तो इसलिए कहा जाता है कि हम टीन एज तक मेलाटोनिन को रोक ले जाएं जो प्यूबर्टी का सिम्टम। तो क्या होगा, ऐसे में बच्चा अपने लाइफ का गोल डिसाइड कर ले जाएगा। और फिर उसके बाद जिसने 16 ईयर्स में तक जो बच्चा कभी डाइवर्ट नहीं हुआ है और गोल ओरिएंटेड जीवन जी रहा है, अब ये पूरी दुनिया में इसको कहीं ले जाकर छोड़ दो, ये कभी डाइवर्ट नहीं होगा। फाइनल उसका डिसीजन हो गया यहाँ पर आकर के, ठीक। बस जो हमारा मेलाटोनिन है यहाँ पर बच्चों के लिए काम कर रहा है और जो नींद वाला है वो लाइफ लॉन्ग में काम कर रहा है। चलो फिर तो ये हम लोग ने साइकोलॉजिकल ये हार्मोन्स देखे, इधर हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले देखे। तो पूरा हमारा कौन कौन से सिस्टम कंप्लीट हुए हमारे, स्केलेटन मसल्स वाले वो हमने कुछ चीज़ें भेज दी थी क्योंकि बड़ी सिंपल थी, उनमें डीप में कुछ है नहीं ऐसा। फिर स्किन किसके लिए प्रोटेक्शन दे रही, क्या वर्क कर रही है, हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर हमने देखा था स्केलेटन का पूरा ही पार्ट देख रखा है बोन वाला। इसके बाद नर्वस सिस्टम देखा और एंडोक्राइन सिस्टम देखा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका हम दिखाए और सब लोग की नोट्स बनाते चलेंगे और जहाँ कहीं पर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो क्लियर नहीं है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए रोशनी, जब तक ये सब शेयर हो रहा है, मानसी अपना अपना कैमरा ऑन करो, एक बार हमको इसके सारे ऑर्गन्स के नेम बोलो रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मानसी घर में हो बाहर हो? मानसी की आवाज़ नहीं। रचना जी तब तक आप बोलिए, मोनिका मैम आराम से आप ओपन करिए, बोलिए सारे ऑर्गन्स के नेम। मैम नेजल कैविटी एंड उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, फिर आएंगे ब्रोंकीज, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स तो मेन है ही पहले, और फिर डायफ्राम, लास्ट में डायफ्राम। स्प्लीन भी कनेक्ट होगा इसी में, ठीक है। लंग्स हमारे कितने? 2 है। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? राइट में 3 लॉब्स है, लेफ्ट में 2 लॉब्स है क्योंकि वहाँ हार्ट सिचुएटेड रहता है उस साइड। ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कौन सा लंग्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है और किस लंग्स का साइज थोड़ा सा छोटा है।
मैम इसमें तो सिमिलर सा बताया, लेकिन इसमें वैसे अपने फिजिकली आप से समझ के बोलेंगे, हार्ट को ध्यान में रखते हुए बोलिए कौन हाँ, सा। बस लेफ्ट में 2 ही लॉब्स होते हैं ना, इसलिए राइट ठीक में 3 लॉब्स हैं। ठीक ठीक। इसमें अभी हम लोगों ने पूरा देखा कि कहाँ से हमारा शुरू है, और अगर बाहर से देखें तो नोज से स्टार्ट करेंगे, फिर कैविटी हमारा, ठीक, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर हमारा देख रहे हैं राइट ब्रोंकस, फिर लेफ्ट हो गया, फिर ब्रोंक्यूल्स और इसके नीचे का और छोटा पार्ट हो गया जो लंग्स के अंदर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं यहीं पर, और लंग्स हमारे सुरक्षित किस में है, रिब केज में। लंग्स को सुरक्षित किस में रखा गया, रिब केज में सुरक्षित रखा गया। फिर ब्रोंक, ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में डिवीज़न हो रहा है या ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में हो रहा है, तो ब्रोंकस या ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में होगा यहाँ पर, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देख रहे हैं जो एल्वियोलस है, जो हमारे ये क्या एयर सेक्शन है, ये किसके लिए है, हमारे जो हमारी गैसेज है CO2 और O2 जो ऑक्सीजन है उसको लेकर CO2 को बाहर करना है, ठीक। अब एक बार सब पहले इसकी स्टोरी देख लीजिए। हाँ, फिर डायफ्राम क्या है, ये बॉर्डर लाइन है जहाँ से अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। जो गैसेज हैं हमारी, लंग्स का प्रॉपर वर्क क्या है, लंग्स का वर्क क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। वेरी गुड, लंग्स का वर्क है ब्लड को प्यूरिफाइड करना। तो लंग्स ने क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। तो जो प्यूरिफाइड, तो लंग्स कितनी देर में जो ब्लड को प्यूरिफाई कर पा रहा है, लंग्स हमारे कितनी देर में ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, लंग्स हमारे कितनी देर में ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, बोलेंगे मोनिका मैम जो हमारा पल्स आता है, जो पल्स रेट है, जैसे ब्रीदिंग हमारी पल्स रेट को वो देखते हैं जो यहाँ से वो होता है, या एक तो हार्ट बीट होती है पूरे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा है, हमने कहा जो लंग्स हैं हमारे वो कितनी देर में ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, पता है, सब मन से प्राणायाम करो। आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, केवल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। ऐसा किसी का नहीं है जिसको अभी हम आंसर बोलेंगे सबको आता है, बिल्कुल श्योर 100% सही आता है आंसर, ठीक है। इतना ढंग से प्राणायाम शशांक आसन करेंगे कि पूरा ध्यान चाहे घर में सारे काम करें, घर में लड़ाई भी हो रही हो, लेकिन हमारा ध्यान केवल नेट का एग्ज़ाम ही होना चाहिए, ठीक। क्योंकि लड़ाई इतने दिनों से हुई, हर बार शांत होगी फिर शांत हो जाएगी। लड़ाई में शांति का एक ही तरीका, मूल मंत्र मौन हो जाओ, जो हमें जो सुना है सब सुन लो, क्योंकि ये ध्यान रखो कि अभी मेरा वक्त नहीं, अभी नेट का एग्ज़ाम है मेरा, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, और नेट का एग्ज़ाम निकाल लिया तो लोग नहीं बोलेंगे, ठीक, नेट का एग्ज़ाम निकाल लिया तो लोग नहीं बोलेंगे। चलो, तो देख, हमने कहा, मेरा क्वेश्चन था कि लंग्स कितनी देर में ब्लड को प्यूरिफाई करते थे, जितनी देर में हमने श्वास लिया छोड़ दिया ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ब्लड लंग्स का वर्क पूछा था ना अभी हमने कि लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो एल्वियोल्स में क्या हुआ था, वो भी अभी हमने पूछा बताया था, O2 CO2 चल रहा है, एक्सचेंज हो रही है गैसेस। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने श्वास लिया तो हमने क्या लिया, O2, प्यूरिफाइड ब्लड ने हार्ट ने प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने सप्लाई कर दिया पूरी बॉडी में, और हार्ट ने क्या किया, इम्प्यूरिफाइड ब्लड को कहाँ भेज दिया, फिर लंग्स में भेज दिया। तो हमने श्वास बाहर की तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर हो गया गैस के फॉर्म में। ठीक, ये वाली जो लाइन है ना, इतना लोग अच्छी स्टडी करके भी मैच नहीं कर पाते हैं, वो बोलेंगे सब पता है, लेकिन एक होता है ना कि आपको पता तो सब है लेकिन आप उसको कोरिलेट कितना करता है। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया कि ब्लड कैसे प्यूरिफाई हो रहा है हमारा। चलिए, अब हार्ट कैसे सप्लाई कर रहा है, अब उसमें हार्ट का भी यही क्वेश्चन होता है, वो कैसे प्यूरिफाई कर रहा है और इम्प्यूरिफाई कर रहा है, कैसे प्यूरिफाइड ब्लड को ले जा रहा है, इम्प्यूरिफाई कर रहा है, जितना देर में हम श्वास ले रहे हैं उतनी देर में वो अपना काम कर रहा है। ठीक, किडनी कैसे फिल्टर कर ले रही है,
जितनी देर में हमने श्वास ली है, किडनी ने अच्छे ब्लड को अपने पास रखा, जैसे हमने श्वास छोड़ी किडनी ने अपने जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल थे उनको यूरिन की तरफ पास आउट कर दिया। तभी तो हम 3 फंक्शन जब भी होते हैं बोलते हैं ना अक्सर करके कि यदि हमें 3 फंक्शन को कोरिलेट करना आता है, लंग्स, हार्ट और किडनी, तो आप पूरी एनाटॉमी को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं। कहीं से भी इसको कोरिलेशन बिठाना आ गया तो आप पूरी एनाटॉमी को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब मोनिका मैम जो रिटर्न वाला पार्ट है वो दिखाइए। अच्छा हाँ, एक चीज़ वो बताइए कि जो हमारा गैसेस हैं उनमें परसेंटेज क्या है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, फटाफट बोलिए चलिए। लिखा है मोनिका मैम? लिखा होगा पक्का, नहीं लिखा है? वैसे हमको याद है, एक बार फिर भी आप सोचो इतने लंबे समय पहले कहाँ मेरे इसमें जो नोट्स ये बना है इसी में लिखा हुआ है। चलिए, इसमें है जो हमारा पूरे वायुमंडल में जो वायु का अनुपात है हमारे एयर का वो देखते हैं रेशियो। नाइट्रोजन है 78.9%। इसको अपने सिलेबस पे लिखिए जाके, सब सिलेबस पे लिखिए जाके, रेस्पिरेटरी सिस्टम डालिए वहाँ लिखिए जाकर। कुछ चीज़ें वहीं लिखा करिए जहाँ उनका टारगेट एरिया है, फिर अपना की नोट्स में लिख लेना। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 25.95, सॉरी 20.95, सही बोला मैंने, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है। फिर हमारा ऑर्गन एक गैस है उसका है 0.93%। फिर CO2 है 0.03%। ये हमने वायुमंडल में जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, वायु का एयर का रेशियो है। अब देखेंगे कि ये इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2। अब इसको जब हम अपने शरीर में देखते हैं या वातावरण में देखते हैं, होना क्या चाहिए, सही सही ये अनुपात हमारा होना चाहिए कि नाइट्रोजन इतना हो, ऑक्सीजन इतना हो। गड़बड़ क्या हो जाती है कि कई बार हम पटाखे जलाते हैं या और भी खान पान बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, जब जब हमारी बॉडी में पूरी बॉडी मतलब टॉप बॉटम टू टॉप तक की बात हो रही है, क्या कम होगा जब हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पूरी बॉडी में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या समस्या हो, कौन सी गैस इसमें प्रॉपर काम नहीं कर रही है जो समस्या देगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक, जितना जितना ऑक्सीजन का रेशियो बिगड़ता जाएगा, ठीक, उतना उतना हमारी बॉडी नेगेटिव वे में वर्क करना शुरू करेगी। इन द सेम वे बाहर जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, यहाँ पर भी जितना जितना ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाएगा उतना उतना प्रदूषण फैलता जाएगा। ठीक, फिर अब दूसरी चीज़ सुनेंगे इसमें कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, एयर पूरे 24/7 है, एयर 24/7 है, लेकिन ऑक्सीजन पूरे टाइम है ये निश्चित नहीं है। अब कोई एरिया ऐसा है जो पूरी तरह पॉल्यूटेड एरियाज है, उसमें भी जो पूरी तरीके से पूरे टाइम पॉल्यूशन है जहाँ पर, वहाँ पे भी यदि पूरा एक सर्कल चेक किया जाएगा कि किस टाइम पॉल्यूशन का रेट डाउन होता है, तो कौन सा टाइम होगा? अगर थोड़ा भी डाउन होगा तो कौन सा टाइम होगा? मिडनाइट हो सकता है, क्योंकि जब व्हीकल्स नहीं चलते हैं। मिडनाइट में भी एक हो गया, मिडनाइट का मीन्स 12 बजे तक, तो मैम उषा काल कह सकते हैं, डॉन, उषा काल के समय हो, क्योंकि मिडनाइट तक तो जैसे एक होता है ना कि एक भाग दौड़ शांत हुई है, तो शांत होते ही गैसेस तो शांत नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जो हमारा 3 से 5 का टाइम है, वो टाइम में अच्छा वातावरण होगा तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का रेट नॉर्मल से बढ़ जाएगा।
कम से कम अच्छा भी होगा तो भी ऑक्सीजन का रेट बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो सुनेंगे। इसको क्वेश्चन बनता है कि जो जिस टाइम पे आयंस सबसे कम होते हैं, आयंस सबसे कम होते हैं, उसका मीन्स है ऑक्सीजन सबसे अधिक है। ठीक, नहीं तो इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, आयंस और ऑक्सीजन दोनों पॉजिटिव मैनर में ले लेते हैं। ठीक है, आयंस कम होंगे तो ऑक्सीजन अधिक होगा। तो जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम है सुबह का, वहाँ आयंस कम होते हैं। तो ये योग की भाषा में क्वेश्चन है, योग में जो प्रैक्टिकल पार्ट है वहाँ की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कनेक्ट होता है कि योग सुबह करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में आयंस कम होते हैं मॉर्निंग टाइम में। ठीक, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में प्रॉपर क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन अधिक होता है। योग में आयंस कम होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑक्सीजन अधिक होता है। तो ऑक्सीजन अधिक होगा, आयंस कम होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, आयंस कम ऑक्सीजन अधिक। ठीक, यही हमारी बॉडी में होगा कि ऑक्सीजन यदि बॉडी में अधिक है तो फिर हम स्वस्थ होंगे। ऑक्सीजन जिस जिस बॉडी के मतलब जिस नहीं, बॉडी के जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं एंटर करेगी वहाँ पर ही रोग उत्पन्न होंगे। तो मानसिक रोग क्यों उत्पन्न हो रहे हैं इतने अधिक इस समय, क्योंकि हम पूरा वो सिकुड़ जाती है और वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर, माइग्रेन भी इसी वजह से, क्योंकि हम लोग डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे। पहले क्या होता था कि लोग इतना परिश्रम कर लेते थे, चल लेते थे, पसीना आ जाता था, घर का काम कर लेते थे, तो भी कम से कम ऑक्सीजन उन्हें सही ढंग से मिल जाती थी। अब हम बॉडी के लेवल पे भी काम नहीं कर रहे हैं, कहीं बहुत चल भी नहीं रहे हैं, ना तो हमें गर्मी लग रही। पहले ये भी चल रहा था, गर्मी के मौसम में अच्छी सी धूप लगी, गर्मी लगी, पसीना आया, तो इसको लोग सोचते थे ये अच्छी बात है। अब लोगों को लगता है ये बड़ी पुअर चीज़ें हैं। ठीक है, ठंड होती थी तो लगता था ना कि पहले ये देखा जाता था, बहुत सारे लोगों को शायद सुना होगा कि पूरी पूरी ठंड होगी वो स्वेटर ही नहीं पहनते थे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वेटर पहनना उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता, उनके शरीर में उन्होंने इतना परिश्रम कर रखा है, ब्लड का जो वो है, ब्लड जो है सर्कल कर रहा है, मूव कर रहा है, वो इतना सही ढंग से फास्ट मूव कर रहा है कि बॉडी को ठंड लगी नहीं रही। ठंड कब लगती, जब हमारे मसल सिकुड़ते हैं, वहाँ पर उनके मसल सिकुड़े ही नहीं है, तो जब सिकुड़े नहीं है तो वो कहाँ से आपको लगेगा, कोई भी किसी को ठंड लगी है। तो ये इसलिए, तो ये हमारा क्या है कि बॉडी में भी तो नर्वस सबसे अधिक मानसिक समस्याएं क्यों बढ़ी, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, हम डीप ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं रही है। इस ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो एक हमारा साइंटिफिक नेम दिया गया, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक, पहले भी किया जा रहा था, लेकिन इसको एक साइंटिफिकली प्रूवन किया गया कि ये काम क्यों कर रहा है कि डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे जो दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स हैं उनसे ब्रीदिंग जो है वो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन देगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो पूरे हाइपोथैलेमस को ऑक्सीजन मिली, उसने पिट्यूटरी को दी, सब नीचे सारे हमारे ग्लैंड सीक्रेट हो गए। ठीक, चलिए तो क्लियर हो गया ये हमारा जो हमारा रेशियो था गैसेस का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गन देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस देख रहे हैं। नोज एंड नेजल कैविटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेजल पैसेज। ये पैसेज क्या काम करते हैं हमारे, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, फिल्टर करना। फिल्टर किसको करेंगे, मैम बाहर से जो धूल के कण या पॉल्यूटेंट्स जो भी आते हैं, धूल के कण नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे जो हम ऑक्सीजन या एयर ले रहे हैं उसमें जो कण आ रहे हैं। केवल धूल के कण बोलेंगे तब तो लगेगा हम कुछ ले ही नहीं रहे, धूल के कण ही आ रहे सीधे उठ के। उसमें तो वो चीज़ हमने क्या ली, हवा जो हम ले रहे हैं उसमें जो चीज़ें पार्टिकल्स कण आ रहे हैं धूल के, वो क्या हो रहे हैं, वो छन जा रहे हैं। यहाँ पर एक तरह की छन्नी है वो। फिर वर्म्स हो गए जो हमारे कीटाणु हो गए कहीं से। इसके बाद हमारा क्या है, मॉइस्चर्स हो गया, इनकमिंग एयर्स। हाँ, जो हमारे कई बार होता है कि ऐसी एयर होती है जिसमें लगता है एकदम से हम ले नहीं पा रहे हैं, या तो अच्छी है तो भी, कम अच्छी है तो भी। इसी एयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है कि जब हम लोग
लगातार हार्ड परफ्यूम्स की स्मेल लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो नेज़ल कैविटी वाला जो पार्ट है ये वीक होता है, तो धीरे धीरे इसके थ्रू स्मेल जाना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है कि इसलिए कहा जाता है जब भी हम जो भी स्मेल लें, जो भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करें, वो क्या हो, बहुत माइल्ड होनी चाहिए यदि यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, जब कभी लगे कि स्मेल नहीं आ रही है तो दो चीज़ें वहाँ काम करती हैं। एक, जो कॉफ़ी के बीज होते हैं जिसको भी सुखाएंगे धीरे धीरे उसको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये यहाँ पर थेरेपी में काम करता है। फिर देख रहे हैं हाउस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल। हाउसेज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, जो सूंघने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी क्या करता है, ऑल्फैक्टरी में लेने का काम करता है। ये सब नेजल कैविटी में आ रहा है जिसके बारे में अभी हमने बात की आपसे। अब देखते हैं माउथ क्या कर रहा है। ओरल कैविटी, अल्टरनेटिव एयर एंट्री फैसिलिटेट्स रैपिड ब्रीदिंग व्हेन नीडेड। जब जब हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो क्या अल्टरनेटिव एयर एंट्री, हम लोग भोजन करते हैं तो पता है कि भोजन से भी हवा जा रही है अंदर। ठीक है, और कई बार जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो स्पेशल हम लोग मुख से श्वास ले रहे होते हैं। इसका मतलब मुख से श्वास लेना और नाक से श्वास लेने के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या अंतर आता है, किस बात का अंतर है? यदि हमने मुख से श्वास ली है या मुख से श्वास छोड़ी है, और नाक से श्वास ली है और नाक से श्वास छोड़ी है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? नाक से मैम फिल्टर जा रही है सांस, और मुंह से डायरेक्ट फिर वो धूल के कण वगैरह डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, काफ़ी सही बोला। और मैम वो अंदर का जो मॉइस्चर है बॉडी का, जो बॉडी की वार्मथ है, वो यहाँ से उसको उस लेवल तक ले आते हैं हमारे नेजल कैविटी, कि जब वो अंदर जाए तो ना ज्यादा गर्म रहे ना ठंडी, जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब मुंह से लेते हैं तो वो ऐसा कुछ भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखा तो है माउथ यहाँ पे। तो मैम वैसे भी काकी मुद्रा करेंगे तो वायु पीनी होती है, और भी कोई करते हैं तो पीनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग माउथ से एयर जाती है तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न है और इफ़ेक्ट है कि जब जब माउथ से हम लोग एयर को लेते हैं, ये हमारे माइंड को कूल करता है। ठीक, ब्रेन को कूल करता है, नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से शांत करता है। और जब हम नाक से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं तो ये हमारे सिस्टम को बैलेंस करता है, ये कूल करता है, ये बैलेंस करता है। नोज़ से ले रहे हैं तो बैलेंस बना रहे हैं। और कितना भी आप स्ट्रेस में हो, कितना भी आपका माइंड बिल्कुल स्कैटर्ड वे में काम कर रहा हो, आप बस मुख से श्वास लीजिए, नाक से छोड़ दीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद सारी जो थॉट प्रोसेस है सब शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना हमारा पित्त को शांत करना हो, जितनी चीज़ों से हमारी गर्मी वाली चीज़ों को शांत करना हो, तो मुख से श्वास लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स, थ्रोट, जो हमारा पीछे बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटीज, passes way for air and food, houses tonsils that trap and destroy foreign invaders। ये फॉरेन इन्वेडर्स कौन है? इतना बढ़िया चार्ट बना है, बस इसको सही से समझना है। हाँ, बोलेंगे मैम वही जो हमने श्वास के साथ जो पार्टिकल्स या जो भी चले गए थे, तो यहाँ जो म्यूकस है वो एक नेचुरल झाड़ू का काम करता है, तो वो उसको पूरा, और हमें जब खांसी भी आती है तो वो एक अलार्म है कि आपका खांसी के साथ वो कफ निकल गया सारा, तो वो एक मायने में अच्छी है। ठीक है, इसको फॉरेन इन्वेडर्स को एक और ध्यान से बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे उनका, मैं कुछ बोल बोलिए मैम ये जो टॉन्सिल्स है, यहाँ पे टॉन्सिल्स जो है लिम्फ नोड है हमारा यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास वायरस या कुछ आया तो ये उसको फाइट बैक कर लेगा, टी सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे लिम्फ के साथ, और ये वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने लेवल पे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एंटीबॉडीज होंगे या एंटीजन होंगे? क्या होंगे फॉरेन में? ये एंटीबॉडीज होंगे मैम।
एंटीबॉडी। ठीक, ये भी ध्यान रखते हुए चलना, ये नहीं कि फिर अलग अलग एंटीबॉडीज कहीं पर भी काम करेंगे। ठीक है, फिर हमारा अब ये जो टॉन्सिल है किसका पार्ट थे हमारे, टॉन्सिल किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, टॉन्सिल किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम। टॉन्सिल जब जब आपके बढ़ेंगे तो WBC बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि टॉन्सिल का निकलना उभरना आपकी WBC को कम करना है, या WBC जब जब कम होंगे तब टॉन्सिल, मतलब जो इम्यूनिटी का लेवल है वो डाउन हुआ है। ठीक है, दूसरा टॉन्सिल्स क्या है, ठंडक के कारण उभर रहे हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कब डिस्टर्ब होता है, जब इसको ठंडी अधिक लगती है, या शरीर में ठंडक जो हमारा कूल वाला जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि जितना बैलेंस में रहेगा ना ठंडक हो और ना बहुत गर्मी हो, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, बहुत अधिक अगर गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, बहुत अधिक ठंडा हो गया तो अग्निमांद हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो ये है क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, यदि बहुत अधिक ठंडा हो गया तो कफ कोल्ड की समस्याएं बढ़ जाएंगी, और बहुत अधिक गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर BP हाई हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, जितना हम लोग बोल रहे हैं ये किसका पार्ट है, लैरिंग्स का पार्ट है। स्वर जो भी हमारा निकल रहा है ये कहाँ पर है, इसका क्वेश्चन आ चुका है, बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, दोनों के बीच में है। इसको भी ध्यान में रखना किसके बाद कौन है, तो स्टार्टिंग से यदि हमें सीक्वेंस पता है तो फिर कहीं मिसमैच नहीं होगा। ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस साउंड, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया, कंट्रोल्स एयर फ्लो इनटू लंग्स। ये क्या कर रहा है, जब हम भोजन ले रहे हैं तो यही जो हमारा जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, कि जब हम भोजन ले रहे होते हैं, बात कर रहे तो है कहाँ, सिचुएटेड है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, और साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, भोजन को प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया, भोजन को लेने से क्या करता है, रोकता है। कब रोकेगा भोजन को लेने से, जब हम श्वास ले रहे हैं, और जब श्वास नहीं लेंगे तो भोजन को वो अंदर जाने में सपोर्ट कर देगा। तो इसलिए अब लेकिन हमें अभी श्वास लेनी है तो ये क्या करेगा, तो श्वास लेते समय भोजन को क्या करेगा, रोक देगा बस, क्योंकि श्वास कहाँ जाएगा, लंग्स में जा रहा है। फिर देख रहे हैं ट्रैकिया, विंड पाइप बिलो द लैरिंग्स, ट्रैकिया कहाँ है, इसके नीचे है लैरिंग्स के। मेन एयर वे कंडक्टिंग एयर टू ब्रोंकाई, अब जो ट्रैकिया से हमारा जो एयर है वो कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंकाई तक। वो हम लोगों ने अभी सिस्टम पूरा देखा, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल नीचे आ रहा है। ब्रोंकाई लाइन विद सीलिया टू फिल्टर पार्टिकल्स, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एल्वियोल, सॉरी ये वाला भी अलग गया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये क्या कर ब्रांचिंग फ्रॉम ट्रैकिया इनटू लंग्स, ये क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं, ट्रैकिया से लंग्स की ओर ला रहा है, वही जो हमने श्वास ली है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेगा, डिस्ट्रीब्यूट एयर विद इन लंग्स, तो लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ब्रोंकाई एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, सब बंच के फॉर्म में बने हुए हैं, तो ये क्या कर डिस्ट्रीब्यूट एयर विद लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में जा रही, लीड टू एल्वियोलाई फॉर गैस एक्सचेंज, कहाँ तक लीड करेगा, एल्वियोलाई तक लाकर गैस को एक्सचेंज करने में सपोर्ट करेगा। तो एल्वियोल्स का या एल्वियोलाई का जो हमारा वर्क है वो क्या है, प्रॉपर गैस एक्सचेंज करने का। ठीक, और जो हमने श्वास ली है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ है, एल्वियोल तक है, एल्वियोलाई या एल्वियोल्स तक है। फिर हमने बस एक मिनट देखते हैं, फिर लंग्स क्या कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कहाँ है हमारा, चेस्ट कहाँ सिचुएटेड है, या चेस्ट का स्थान कहाँ है, दोनों लंग्स के बीच में, वही जो हार्ट का बता रहे हैं यहाँ पे,
बस हार्ट का शेप ऐसा इसलिए झुका हुआ है। ये क्या कर रहा है, हाउस एल्वेओली फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, राइट लंग्स हैज 3 lobes, लेफ्ट हैज 2, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर डायफ्राम को देखा है, बिलो लंग्स नीचे है क्योंकि ये क्या बॉर्डर लाइन है। प्राइमरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ इनहेलेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एक्सहेलेशन। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस डायफ्राम को लिख लेंगे कि जब आपसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में पूछा जाएगा तो श्वास कहाँ तक लेते हैं, डायफ्राम तक लेते हैं। ठीक, जब हम लोग बोलते हैं ना, या कोई भी एक्सपर्ट ऐसे नॉर्मल नेवल ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वो सब योग में टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डायफ्राम जो है ये हमारा प्रॉपर वर्ड है कि श्वास लेने का अंतिम स्थान कहाँ तक है, डायफ्राम। तो इसलिए बहुत सारे लोग जब प्राणायाम कराते हैं तो बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग करना है, तो उसको भी ध्यान में रखें क्योंकि जो लोग उसमें नए हैं, जिन्होंने पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रखा है, तो इसके लिए ऐसे में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अब बोलेंगे रचना जी क्या कहना है। मैम ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को मैंने ऐसे समझा कि जैसे एक पेड़ है, उसके ट्रंक है और उसमें से छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली है, तो मेन ये जो 2 डिवाइड होगी, एक राइट में जाती है और एक लेफ्ट में, तो ये कहेंगे ब्रोंकाई तो 2 है और ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी शाखाएं बहुत सारी है, इन्यूमरेबल है, ऐसा बोल सकते हैं? कह सकते, ये बस ऐसे समझिए जैसे कोई चीज़ हमारे पास ऊपर एक मेन सोर्स है, ठीक, अब उसके बाद नीचे आते आते डिवीज़न हो रहे हैं, फिर डिवीज़न में और डिवीज़न के बाद एक जो अंतिम स्थान वो क्या हो रहे हैं, बलून के फॉर्म में लंग्स काम करते हैं। ठीक, बस लंग्स का काम वैसे समझे जैसे बलून काम करता है। एयर आई तो बलून फूल गए, एक्सपेंड हो गए, एयर बाहर गई, उतने क्षण उस मोमेंट में क्या होंगे, सारी चीज़ें फिर कांटेक्ट हो गई, सिकुड़ गई। फिर हमने एयर ली, फिर वो एक्सपेंड कर गए, फूल गए, फिर जैसे ही हमने एयर को बाहर किया फिर वो उतने क्षण के लिए सिकुड़ गए। इसी को दूसरा हार्ट में क्या ले जाएंगे, लप डप की ध्वनि साउंड में लेके चले जाएंगे। हार्ट भी तो ये काम कर रहा है, पूरा बराबर ऊपर नीचे हो रहा है, तो किसके सपोर्ट से ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन किसके उससे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड किसके सपोर्ट से हो रहा है, जो हमारी लंग्स की एयर जा रही है, क्योंकि वो है कहाँ पर, लंग्स के बीच में ही तो है। तो जब लंग्स में ये चीज़ होगी तो हार्ट में नहीं होगी। अब हार्ट के साउंड को लपडप में काउंट कर दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, लपडप साउंड है हार्ट का। फिर जो हमारा लंग्स है वो क्या कर रहे हैं, वो तो ये जो सिकुड़ने, और यही जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा एनएस पार्ट है उसको क्यों बोलते हैं कि श्वास लेते समय उसको कांटेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही हम उसको कांटेक्ट करते हैं हमारी पूरी एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव मैनर में एक्सपेंड कर जाता है। ठीक, अभी हम लोग इतना कभी ध्यान से हम लोग ने अपने जीवन को देखा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे हम लोग, ऐसा लगता है हम ही लोग तो दुनिया के करता धरता बन के आए, सभी हम ही सुधारेंगे। ठीक है तो इसलिए हम लोग को टाइम नहीं मिला, इसलिए सारा काम अपने ऊपर करेंगे। ठीक, कम से कम इतना पढ़ के तो अब तो करेंगे, जितना जीवन उसको ठीक ढंग से जिएंगे। ठीक है, अभी एक आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे और आवाज़ दिखाएंगे उनकी, जो मैम है, इंग्लैंड से है वो। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति भी जिसका माइंड लगभग बहुत सही लगभग चलता है, ठीक ठीक, वो जब बोल रही थी तो हमने बहुत कॉमन सेंस लगाया, एक टच कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी एक होता ना कि कॉमन सेंस तो सही जा रहा है पर यकीन नहीं अंदर, कि जैसे हमें लग रहा है कि रचना जी ये काम कर लेंगी, लेकिन एक यकीन नहीं आ रहा है, इस टाइप की चीज़ों में वो मैम बोल रही थी। उनको हम लोगों के साथ अभी आपको दिखाएंगे तो बस लगेगा कि 50 के 40 और 45 50 के अंदर होंगी, मतलब 40 से 55 50 कह दें, या 45 से 50, बस इतना उनको हम कह सकते हैं। उनकी एज, उनकी वॉइस, मतलब मिरेकल कहेंगे, और जो ग्लो फेस का, और केवल उन्होंने प्राणायाम पर काम किया है, 76 ईयर्स ओल्ड फीमेल, 76। आप ग्लो देखोगे तो लगेगा न्यू बॉर्न बेबी का ग्लो, जो वॉइस क्लियर, मतलब एक होता है ना कि कितना लोगों ने, उन्होंने बोला जो ये प्राणायाम है ना, इससे क्या नहीं हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है बाहर के, ये हमको खुद भी पता है।
तो ये इसलिए ना कि जितना कुछ पढ़े लिखे समझे, इनमें ये नहीं देखना है कि हमें मात्रा कितनी बढ़ानी है, एक बात को भी ध्यान से उसके सारे एस्पेक्ट को कनेक्ट करना सीख के ये एग्ज़ाम आपका ही होगा जाकर। चलिए अब देखते हैं हम लोग हाउ इट वर्क्स। इनहेलेशन, गैस एक्सचेंज, एक्सहेलेशन। एयर एंटर्स थ्रू द नोज और माउथ पासिंग थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंका इनटू द लंग्स। ये बिल्कुल क्लियर है सबका, है ऊपर से सिस्टमेटिक नीचे जा रहे हैं। फिर गैस एक्सचेंज हमारे कहाँ हो रहे हैं? इन द एल्वोलाई ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्वोलाइज। मतलब जो हमारे एल्वोलाइज है इसमें क्या हो रहा है, जब श्वास लिया तो ऑक्सीजन इनटेक किया, श्वास छोड़ा तो जो हार्ट ने इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको कहाँ किया, हमको लंग्स को के पास भेजा प्यूरिफिकेशन के लिए, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसे बाहर कर दिया। तो ये सारे काम कहाँ हुए? एल्वियोल्स में हुए, हमारे एल्वोलाइज में। इसके बाद देख रहे थर्ड नंबर है एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज expelled from the lungs, traveling back through the respiratory tract and exiting the body। जो हमारी एग्जिट कर रही है बॉडी में उसको क्या, सॉरी, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो एग्जिट हो रहा था उसको क्या किया, एग्जिट कर दिया। एग्जिट मतलब बॉडी से बाहर कर दिया। तो ये हमने तीनों फंक्शन देख लिए कि एग्जिटिंग कैसे हो रही है इनकी। इसके बाद देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, और नीचे करेंगे उनको। Importance of the respiratory system. Oxygen supply delivers oxygen to body tissues for cellular function. जब हम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो सारे टिश्यूज में के फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक जो रेट है हमारा उसमें भी, क्योंकि जो प्यूरिफाइड ब्लड है हार्ट क्या कर रहा है, बॉडी के सभी इंपॉर्टेंस ऑर्गन को सबने सब जगह सप्लाई किया है, तो सब जगह का जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है या जो को गैस के फॉर्म में CO2 के फॉर्म में एल्वियोल्स को दिया और एल्वियोल्स ने नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर कर दिया। तो ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कैसे हो रही है इसके बारे में बताया। फिर एसिड बेस बैलेंस क्या है, हेल्प्स मेंटेन pH बैलेंस इनटू द बॉडी। अब pH किसका बैलेंस रहेगा, यूरिन का भी pH हमारा 7.4 की तरफ जाना चाहिए, ब्लड का भी जाना चाहिए। ये क्या है हमारा, एसिडिक है या एल्कलाइन है? 7.4 ब्लड जो है pH वो एसिडिक है या एल्कलाइन है? मैम ये एल्कलाइन है और इसको एसिडिक होने से रोकता है प्राणायाम। तो यदि 7 के बाद ऊपर है तो ये अल्कलाइन है। यदि 7 से नीचे होना शुरू हो जाएगा, जितना जितना ये नीचे जाएगा उतना उतना आपके ऑर्गन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यूरिन से, जैसे कुछ बहुत सारे चिकित्सक हैं जो केवल यूरिन से आपकी पूरी साइकोलॉजी रीड कर लेते हैं। ठीक, बहुत सारे हैं ऐसे चिकित्सक जो केवल स्टूल से देखकर सारी चीज़ को समझ लेते हैं, उन्हें कुछ समझने की दूसरी बात को ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है कि जो हमारा ब्लड है एसिड बेस बैलेंस, एसिडिक अगर अधिक हो गया तो pH हमारा ख़राब हो जाएगा। मतलब pH का हमारा 7 से नीचे आ रहे, pH आना शुरू हुआ तो बॉडी में समस्याएं आ जाएंगी, बॉडी और माइंड में। और pH हमारा यूरिन का भी 7.7 से ऊपर रहे और हमारा हार्ट का जो ब्लड है उसका भी इतना होना चाहिए। तो इन दोनों की प्यूरिफिकेशन में सपोर्ट कौन कर रहे हैं, लंग्स कर रहे हैं। लंग्स को सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, लंग्स प्राण का काम कर रहे हैं। प्राण को सपोर्ट किससे मिलता है, प्राणायाम से मिलता है। फिर देख रहे हैं हम लोग स्पीच प्रोडक्शन क्या है, फैसिलिटेट जो हमारा वोकलाइजेशन थ्रू द लैरिंग्स। स्पीच भी कितनी क्लियर होगी व्यक्ति की, जितना उसका विजन क्लियर होगा। विजन कहाँ से क्लियर होगा, जितना उसका एयर ऑक्सीजन, एयर के साथ ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी बॉडी में सप्लाई हो रहा है हार्ट के थ्रू, उतना उसका नर्वस सिस्टम काम करेगा ठीक ढंग से। ठीक है, तो ये क्या है, और जितना नर्वस सिस्टम काम करेगा ठीक से उतना आप बोलेंगे ठीक। आपकी वॉइस कितनी भी अच्छी हो लेकिन नर्वस सिस्टम ब्रेन काम ना कर रहा हो ठीक से तो आप देखेंगे आपकी वॉइस क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे काम करें, क्योंकि ये भी तो पता काम कैसे हो रहा है, ये तो पता ये काम करते पर करते कैसे हैं। ठीक,
फिर हमने देखा तो स्पीच का क्लियर हुआ कि कैसे वोकल हमारा ठीक हो रहा है, उसमें प्राणायाम कैसे सपोर्ट कर रहा है हमको। इसके बाद लास्ट देख रहे प्रोटेक्शन, फिल्टर्स एंड ट्रैप्स पैथोजेंस एंड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। जो हमारे बॉडी में एंटरिंग से क्या करता है, फिल्टर करने में, या जो पैथोजेंस जो ट्रैप्स हैं उनको वहाँ पर सुरक्षा देता है, या जो गलत चीज़ें उनको आने से रोकता है। कई बार हम सही ढंग से जब प्राणायाम करते हैं तो जो भोजन में भी चीज़ें गलत आ रही होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, वही तो हमारे मेटाबॉलिक रेट में काम करेगा जाके। जो भोजन हमने लिया उसमें जो हमारे एंजाइम्स काम करते हैं, एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स जब हम प्राणायाम ठीक ढंग से करते हैं तो एंजाइम्स सपोर्ट करते हैं कि उसमें से जो चीज़ें ठीक नहीं थी उनको डेड कर देते हैं पूरा। फिर वो सब हार्ट का जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसमें सब जाकर इम्प्यूरिफाइड फॉर्म में जाकर सारी चीज़ें वो हमारे एल्वियोल्स में जाएंगी और वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इनका ये नहीं है कि कुछ वो अलग अलग करके निकलेंगे जाकर सब। अब देख रहे हैं जो हम लोग एल्वियोल्स हैं हमारे कि इनकी मेम्ब्रेन कैसी है। ठीक, फिर एल्वियोलर जो सेक्शन है, सेक्शन कहाँ पर है, जो बीच में रास्ता जा रहा है, एक ट्रैक जा रहा है, वो सेक्शन हो गया। फिर एल्वियोलर जो हो गए हमारे। अब इसको एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, इसकी अगर कोई भी सेल थी हमारी, उसकी क्या होती है, लेयर्स क्या है हमारी, उसकी सबकी एक क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, जितनी भी हम लोगों ने सेल देखी थी। तो एल्वियोल्स एक तरह की क्या है हमारी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेल है वहाँ की एक तरह से। तो जो हमारा एल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, उसको कवर कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। फिर जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है, ट्रैक है एंटर करने का। फिर हमारा ये जो हमारा एक और पार्ट है एल्वियोलर जो, और ये एक पार्ट हो गया। तो इसमें एक पार्ट हुआ हमारा जो मेम्ब्रेन का, दूसरा सेक्शन का, और थर्ड हो गया जो बीच का पार्ट। अब इसमें तीनों में एक बात फिर कॉमन क्या हुई, ये हो गया एक सेल का पार्ट। लेकिन जब जब आप सेल को समझाएंगे तो सेल समझाई कैसे जाती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक, यही इसमें भी होगा। वो नाम लिखे हैं एल्वियोल्स के, लेकिन जब समझाएंगे तो सबके अंदर, हम लोगों ने न्यूक्लियस वो पढ़ा था, अभी न्यूरॉन के सेल, सबका जो सेल का जो एक फंक्शन है या सेल का जो एक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होगा, नाम वहाँ पर कोई भी रख दिया जाए। ठीक, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इसका क्या होगा। तो वहाँ पे चाहे साइटोप्लाज्म लिखा जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा जाए, वो कुछ भी होगा, वो प्लाज्मा के नाम से लिखा होगा। ठीक, ये बात को बस ध्यान में रखना। बाकी इतना डीप में क्वेश्चन जाता नहीं, लेकिन केवल ध्यान रखें कि सेल की जितनी भी कोई भी सेल हो बॉडी की कहीं पूछी जाएगी, वैसे बॉडी की दो सेल ही पूछी जाती हैं। एक हमारा हो गया न्यूरॉन और एक नेफ्रॉन। ठीक, ये कुछ विशेष कारणों से पूछी जाती हैं। बोलेंगे रश्मि जी? मैम ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि एक ऑक्सीजन एंटर होने के लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए? नहीं, तो वो तो बिल्कुल सही बना ही है, देखिए पूरा वो तो बने ही उस फॉर्म में है, इसीलिए तो लिखा। सेक्शन का मीन्स क्या हो गया, सेक्शन का मीन्स हो गया एक एंट्री हो रही है, एक जा भी रहा है, घूम कर वापस आ जाएगा वहीं से। देखो ये चीज़ समझ ली, ये जो गोला बना है, सर्कल दिख रहा है, इसका मीनिंग जो सेक्शन है, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसने एंटर किया। ठीक, सारी सेल में, यहाँ से फिर पूरा हमारा पहुँच गया हार्ट को। ठीक, फिर हार्ट ने क्या किया, जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है फिर इसको दे दिया, ये इधर से आ गया या ऊपर से लिया, और फिर ये वापस आ गया अपना। क्योंकि कोई चीज़, जैसे अभी हमारी नोज़ है, अब इसको ऐसे समझ लो, जो सेक्शन है इसको ऐसे देख लो, हमारी नोज़ ही हमने श्वास ली भी है यहीं से और छोड़ी भी है यहीं से। ठीक, ऐसे ही यहाँ से गई भी है, यहीं से वापस आ जाएगी। ऐसे ही हार्ट जहाँ से ले रहा है वहीं से वापस ले आएगा, किडनी जहाँ से छान ली वहीं से वापस जाएगी, वहीं से वापस ले लेगी। कोई भी चीज़ का ट्रैक तो एक ही होगा ना। अभी हम कहीं जाएंगे अपने घर से, तो चाहे जहाँ दुनिया में जाए, आएंगे तो वापस उसी रास्ते से। कैसे करेंगे रचना जी, बोलो, भी कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। नहीं मैम, किडनी में कंफ्यूजन हो गया ना, उसमें आर्टरी वेन्स होती है, तो लेफ्ट रीनल आर्टरी भी होती है। वो डायग्राम बनाया, बस उतना पता है। नहीं, अभी उसको समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे, वो तो सबसे सरल, क्योंकि डायग्राम। हाँ
ठीक। अभी उसको Right. जब बताएंगे नहीं फिर बहुत सारी चीज़ एक साथ आ जाए, उसको समझाएंगे तो उसमें भी कंफर्म कर देंगे। ठीक, चलिए आगे करेंगे उनके बट टाइम। चलिए अब देख लें हमको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसको लेंगे। नहीं अब कुछ नहीं लेंगे, और आगे जाइए और देख लें। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन देख लें। अच्छा टाइम पूरा हो गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे बैठे हैं। ठीक, एक बार बस 1 मिनट का टाइम लेंगे। टाइप ऑफ वेंटिलेशन में देख लें। अच्छा वेंटिलेशन सबको पता है, क्रॉस वेंटिलेशन क्या है? ठीक है, क्रॉस का मतलब वही हो गया जैसे अभी हमारा है। ठीक, कि हमने लिया भी और छोड़ा, मतलब एक जगह से जाने का रास्ता भी हो और एक से आने का भी, तो इसके लिए प्राणायाम किया जाता है, लेफ्ट और राइट जो करना है तो हमको। ठीक, तो इंस्पिरेशन जो हमारा है, इनहेलेशन एयर मूव्स इनटू द लंग्स। फिर एक्सपिरेशन क्या है हमारा, एक्सहेलेशन एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, मतलब एक जाने का, एक लेने का और एक खाली करने का। मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा ऊपर करेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सब स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए बस, प्राणायाम उसके लिए बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार सब लोग डायग्राम की पूरी प्रैक्टिस कर लेना, सब ऑर्गन के साथ, सभी के साथ। ठीक, चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।